अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर और आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, आज भी हमारे पास बहुत ज़बरदस्त किस्म की अपडेट्स हैं, बहुत ज़बरदस्त किस्म की ख़बरें। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे दानिश तैमूर और आयज़ा ख़ान की तलाक़ के हवाले से। इस पर हम तफसीलन बात करेंगे और आपको बहुत सारी चीज़ों से आगाह करेंगे कि ये ख़बर क्यों इतनी ज़्यादा फैलती जा रही है और लोगों को क्यों यकीन नहीं आ रहा कि उन दोनों के दरमियान कुछ नहीं हुआ। कुछ लोगों को यकीन आ गया है कि तलाक़ तो हो चुकी है या अलहदगी हो चुकी है। इस पर तफसील से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले भी एक और ऐसी ख़बर है जिस पर डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। आजकल जियो पर एक प्रोग्राम चल रहा है जिसे कहते हैं पाकिस्तान गॉट टैलेंट। उसमें एक LGBT के नमूने को प्रमोट किया गया है और इन चीज़ों को दिखाया गया है। मुझे यूँ लगता है कि ये स्क्रिप्टेड है, जानबूझकर ये सब कुछ किया गया है ताकि उस शो को रेटिंग मिले, कोई कंट्रोवर्सी बने। होता कुछ यूँ है कि वहाँ पर एक ट्रांसजेंडर टाइप का कोई मर्द आता है। आई एम सॉरी टू से, कुछ लोग होते हैं जो कुदरती तौर पर होते हैं, पूरे मर्द नहीं होते, ठीक है। अल्लाह ताला की तरफ से उनमें कमी रह जाती है, अल्लाह ताला की तरफ से उनको ना मर्द बनाया जाता है मुकम्मल, ना औरत बनाया जाता है, ये अल्लाह की तरफ से होता है। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो अपने डांस की वजह से, अपने शौक़ की वजह से होते वो मुकम्मल मर्द हैं। बहुत सारे ऐसे ट्रांसजेंडर जिनकी शादियां हुई हैं, उनके बच्चे भी हैं, लेकिन वो अपने इस शौक़ को भी लेकर चलते हैं। लेकिन दोनों चीज़ें हैं, एक तो अल्लाह की तरफ से जो मतलब मुकम्मल नहीं है, अल्लाह ने उसको ऐसा ही बनाया है, तो वो तो एक बात समझ में आती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अपना गेटअप बनाकर अपनी रोज़ी रोटी कमाने के चक्कर में लगे हुए हैं। इसी तरह से इस शो में एक ट्रांसजेंडर आता है जो कि बैली डांस करना मतलब बताता है कि मेरे अंदर ये टैलेंट है कि मैं पाकिस्तान का फर्स्ट ऐसा परफॉर्मर हूँ जो बैली डांस करता है। उस बंदे की मैं भी शायद तारीफ़ें करती हैं कि सबसे पहले तो आपने जो आउटफिट पहना है बहुत ज़बरदस्त है, ये किसने डिज़ाइन किया? उन्होंने कहा कुछ मैंने किया, कुछ मेरी खाला ने किया। अब उसका डांस देखा तो डांस देखने के बाद कहीं से नहीं लग रहा था कि ये बंदा प्रॉपर कोई डांसर है। बैली डांस तो बहुत मुश्किल चीज़ है, उसको सिंपल डांस भी नहीं आता था। लेकिन इन चीज़ों को प्रमोट इसलिए किया जा रहा है क्योंकि LGBT, आप सबको पता है कि जो बड़ी ताकतें हैं ना, वो चाहती हैं कि पाकिस्तान में LGBT के लिए भी जगह बनाई जाए। पाकिस्तान से बेशुमार ऐसे नौजवान जो बाहर जाते हैं, वहाँ जाने के बाद वो क्या करते हैं जी, असाइलम लेने के लिए, वहाँ पर पनाह लेने के लिए वो ये कहते हैं कि मैं गे हूँ और मैं पाकिस्तान इसलिए नहीं जाना चाहता कि वहाँ पर मुझे मार दिया जाएगा, मेरी जान को ख़तरा है। और BBC ने ये ख़बर नशर की कि पाकिस्तान से जाने वाले बेशुमार ऐसे लोग इंग्लैंड में और बाकी ममालिक में जाने के बाद वो असाइलम लेते हैं ये कहकर कि मैं गे हूँ। अब आप अंदाज़ा लगाएं, एक तो कौमे लूत और ये सारी बातें मतलब गुनाह, और उसके बाद झूठ सिर्फ इसलिए कि उनका कैरियर बन जाए और वो इंग्लैंड में स्टे कर सके। खैर, ये वीडियो देखने के बाद मुझे लगा कि यार ये सब मिली भगत है और जानबूझकर, क्योंकि अगर टैलेंटेड होता वो लड़का तो वो कब का कहीं ना कहीं वायरल हो चुका होता। लेकिन ये सब कुछ इसलिए किया जाता है कि उनके प्रोग्राम की रेटिंग बढ़े और जो लोग पैसे लगा रहे हैं, जिन लोगों का पैसा लगा हुआ है, वो भी खुश हो जाएंगे, यार हाँ अब कुछ नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान को बिगाड़ा जा रहा है। खैर, इस बारे में अब आप लोगों की क्या राय है? मैं अगर कमेंट्स सुनाऊँ आपको तो उसमें लिखा हुआ है कि पाकिस्तान को खाना बनाने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान में आगे थोड़े मतलब ऐसे लोग थे, पता नहीं क्या कुछ लिखा हुआ है, इस पर कमेंट्स पढ़ने वाले नहीं हैं। अगर आप ये वीडियो कहीं आपकी नज़र में है तो नीचे जाके कमेंट्स पढ़िएगा, आपको अलग समझ आएगी। खैर, चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ, जो कि मैंने पहले ही आपको कहा था कि अहम खबर है आयज़ा ख़ान और दानिश तैमूर के हवाले से। आप सभी को पता है कि पूरे सोशल मीडिया पर इस वक्त टॉप ट्रेंड खबर यही है भाई, आयज़ा ख़ान और दानिश तैमूर की जो है वो तलाक़ हो चुकी है। लेकिन ये शक पड़ा क्यों, ये थोड़ा सा मैं आपको तफसील बताता हूँ। मैंने वैसे इस पर प्रोग्राम कर लिया है, अगर जिन लोगों ने नहीं देखा वो भी सुन लें। 2006 में आयज़ा ख़ान और इनकी दोस्ती होती है। फेसबुक नहीं था, एक और ऐप थी, वहाँ पर इन दोनों की दोस्ती होती है। फिर ये आपस में बात करते करते, उस वक्त दानिश तैमूर जो है वो स्ट्रगलिंग मॉडल एक्टर थे, आयज़ा ख़ान पढ़ती थी। खैर, इन दोनों की दोस्ती हुई, फिर दोनों इस फील्ड में आ गए, काम करने लग गए।
कोई 2-3 साल के बाद उन्होंने अपने घर वालों को कहा कि भाई हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, हम शादी करना चाहते हैं। खैर घर वालों ने मिलकर इनकी मंगनी करवा दी। मंगनी के बाद इनकी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी। मंगनी के बाद ज़िंदगी अच्छी गुजर रही थी, लेकिन दोनों फैमिलीज़ आपस में बहुत लड़ते थे। एक वक्त ऐसा आया कि दोनों फैमिलीज़ इतना लड़ी कि मंगनी टूट गई। दोनों ने अपने रास्ते अलग कर लिए, लेकिन दिल ही दिल में एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। फिर दोनों ने अपने कैरियर पर फोकस किया, कुछ बन गए। बनने के बाद इन्होंने फैसला यही किया कि हमने शादी करनी है। 2014 में इन्होंने अपने घर वालों को राज़ी किया और फिर धूमधाम से इनकी शादी हुई। मंगनी टूट चुकी थी, घर वाले नहीं चाहते थे आयज़ा खान और दानिश तैमूर की हो, लेकिन फिर 2014 में इनकी धूमधाम से शादी हुई। फिर ये इस इंडस्ट्री का बहुत पावरफुल कपल था और ये कहा जाता था कि यार, मिसालें दी जाती थी, आयज़ा खान अपने शौहर का बहुत ख्याल रखती हैं, आयज़ा खान जैसा कोई नहीं, बहुत सारी बातें। फिर रमज़ान आता है और रमज़ान में जो कुछ दानिश तैमूर ने कहा कि मैं फ़िलहाल नहीं करना चाहता, इस बात को बहुत हाईलाइट किया गया। आयज़ा खान को एहसास दिलाने की कोशिश की कि तुम किस बंदे के साथ जी रही हो, तुम्हारा कैलिबर कुछ और है, इसने तुम्हें इज़्ज़त नहीं दी। बेशुमार लोगों ने, अवाम ने जाकर आयज़ा खान के दिल में दानिश तैमूर के लिए नफ़रत डालने की कोशिश की। खैर इसका रिज़ल्ट कुछ यूँ सामने आता है कि ईद पर आयज़ा खान के कुछ ऐसे रूप बदलते हुए नज़र आए। मतलब उन्होंने कपड़े चेंज और वो उनके स्लीवलेस और रिवीलिंग कपड़े पहनना शुरू कर दिए। उससे पहले हमेशा वो ये कहती थी कि मैं ऐसे कपड़े इसलिए नहीं पहनती क्योंकि दानिश को पसंद नहीं है, मेरी फैमिली में सब पहनते हैं लेकिन दानिश को पसंद नहीं है। खैर फिर ये वक्त भी गुजर गया। उसके बाद उन्होंने निकाह की जो अपनी सालगिरह थी, निकाह की जो सही तो निकाह दी हमें सालगिरह मनाने, बहरहाल निकाह की जो डेट आई तो उस पर वैसे ये बड़े धूमधाम से वो करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, वो भी नहीं किया। शादी की सालगिरह भी नहीं मनाई, बच्चों के साथ भी, और दानिश के साथ भी जो तस्वीरें चीज़ें हैं वो भी थोड़ा रिमूव की। ये वो लोगों को यकीन होने लगा कि दानिश तैमूर और आयज़ा खान के दरमियान फेट पड़ चुकी है, दोनों एक दूसरे से जो है अलग हो गए हैं, तलाक हो चुकी है, बड़ी खबरें आई। अब इस सारे मामले पर पहली बार दानिश तैमूर की जो भाभी हैं सिदरा जाहिद, वो आती हैं और वो लिखती हैं कि आती हैं तो भी आपको प्रॉब्लम, ना आए तब भी आप लोगों को प्रॉब्लम, आ जाए तो कहती हैं कि लाइमलाइट लेगी सारी, ना आए तो ट्रोल करते हो। ये कहा इसलिए जा रहा है क्योंकि शेर के प्रीमियर पर सारा खान को लाइमलाइट कम मिली थी और आयज़ा खान को ज़्यादा मिली थी कि आयज़ा खान आई हैं तो आयज़ा खान की तरफ लोग ज़्यादा जा रहे थे। तो उस वक्त भी लोगों ने बहुत बुरा भला कहा था कि आयज़ा का क्या काम था, सारा को जो क्रेडिट मिलना था वो सारा तो आयज़ा ले गई। अब इस तरह की बातें चल रही थी। अब जब ड्रामा सीरियल हमराई आया तो उस वक्त आयज़ा खान नहीं आई तो लोगों ने कहा कि अब हमें यकीन हो गया कि इन दोनों के दरमियान कुछ चल रहा है, इन दोनों की सेपरेशन चल रही है या तलाक हो चुकी है, क्योंकि अब ये अपने हस्बैंड को सपोर्ट नहीं कर रही, अपने हस्बैंड के ड्रामे के प्रीमियर पर नहीं आई। तो इस पर उनकी भाभी ने कहा कि एक्टर भी इंसान होते हैं, उनका भी दिल होता है, आप लोग चाहते हैं कि जो हम चाहें वही सब कुछ हो। वो अपने शोहर से मोहब्बत करती हैं, उनका ख्याल रखती हैं, और ये जो तलाक की खबरें हैं ये सब फेक है, इसमें कोई हकीकत नहीं, कोई सदाकत नहीं है। खैर लेकिन फिर भी लोगों को यकीन नहीं आ रहा। अब जब यकीन इसलिए भी नहीं आ रहा कि इनकी ज़िंदगी में बेशुमार ऐसी कंट्रोवर्सीज बनी, स्कैंडल्स बने। ये पाकिस्तान के बहुत बड़े, मतलब कहा जाए तो बड़े स्टार्स हैं, मतलब सबसे बड़े स्टार्स हैं आयज़ा और दानिश, लेकिन इन्होंने कभी जवाब नहीं दिया। अब पहली बार इन्होंने जवाब दिया तो इससे भी लोगों को शक पड़ रहा है कि कुछ ना कुछ तो है कि इन लोगों को जवाब देना पड़ रहा है, बताना पड़ रहा है कि कुछ ऐसा नहीं हुआ। यार वैसे इतना सिंपल था, मैं तो ये समझता हूँ कि ये जो ड्रामा किया जा रहा है ये इतना सिंपल था। दानिश और आयज़ा दोनों इकट्ठे आते कहते हैं हम दोनों साथ हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप हमारे लिए दुआ करें। भाई आप वैसे भी तो यूं करके तस्वीरें बना रही हैं ना कि पता नहीं मेरे साथ कुछ हो गया है, आप रिवीलिंग कपड़े भी पहन रही हैं आयज़ा और ये सारा कुछ कर रही हैं, तो आप दोनों एक साथ आकर एक वीडियो बना देते ताकि लोग जो चाहते हैं कि आप हमें हमेशा इकट्ठे नज़र आए तो उनको सुकून मिल जाता, उनको पता चल जाता क्योंकि वो आप लोगों से मोहब्बत करते। आप लोगों ने भी ज़िद पकड़ी हुई है, आप लोगों ने बिल्कुल नहीं बताना कि ये सच है ये झूठ है। भाई दोनों साथ में आए, एक छोटा सा क्लिप बनाए, हम दोनों साथ हैं, हमेशा साथ रहेंगे, झूठ है सब कुछ, बात खत्म। लेकिन ये एक्टर्स, इन्फ्लुएंसर्स इतने सियाने होते हैं ना यार, ये कहते हैं कि कंट्रोवर्सी बनी रहे,
मतलब हर खेल का कोई ना कोई, वो कहते हैं ना, हर खेल में कोई ना कोई चीज़ ऐसी होती है। जैसे क्रिकेट खेलें तो बाउंसर्स फेस पे आकर लगते हैं या बखियों में आकर लगते हैं। गंगोली, जैसे गंगोली कहता था शोएब अख्तर को, भाई बखिया जना मारी, बॉल इधर कराई। इसी तरह से क्रिकेट का एक और खूबसूरती है छक्के शक्के मारना। हर खेल का कोई ना कोई जो है ना, हर खेल की कोई ना कोई खूबसूरती होती है। तो शोबिज़ इंडस्ट्री की खूबसूरती ये है कि कंट्रोवर्सी बनती रहे, स्कैंडल्स बनते रहे। तो मेरा ख्याल है कि इनको ये लगता है कि कंट्रोवर्सी बनी है तो बनी रहे, क्या है, हमारी ज़िंदगी तो अच्छी गुजरी है। खैर, इस बारे में अब आप लोगों की क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। खैर, चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं फरियाल गौहर के बारे में, जो कि माजी की बहुत ही मंझी हुई अदाकारा थी, खूबसूरत भी थी, आज भी बहुत खूबसूरत है। ये जब भी किसी प्रोग्राम में आती हैं, जब भी किसी इंटरव्यू में आती हैं, कहीं भी आती हैं, कोई ना कोई ऐसा किस्सा वाक़या सुना देती हैं कि लोग इस पर बात करने पर मजबूर हो जाते हैं। फरियाल गौहर पाकिस्तान के बहुत ही खूबसूरत अदाकार, जवानी में भी खूबसूरत, अब भी खूबसूरत, जमाल शाह की वाइफ थी। इन दोनों की तलाक हो चुकी है और एक प्रोग्राम में दोनों इकट्ठे बैठते हैं और वो कहती हैं कि ये तस्वीर उस वक्त की है जब मैं इनकी बाहों में थी और ये रो रहे थे और मैं भी रो रही थी। आप तलाक शुदा जोड़ा जो है एक प्रोग्राम में इकट्ठे बैठता है और जवानी के रोमांटिक सीन की किस्से और वाक़ियात सुनाते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा वायरल हुआ। तो उस वक्त लोगों ने समझा कि जमाल शाह और इनकी बहुत शिद्दत की मोहब्बत है, इश्क जो आज भी ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने किस्सा ही ऐसा सुनाया कि मैं जमाल शाह की बाहों में थी और जमाल शाह भी रो रहे थे, मैं भी रो रही थी। तो अब ये जब वायरल हुआ तो इस शो में, यानी कि इमरान अशरफ के शो में, वो एक बार फिर से आती हैं और कहती हैं कि इश्क और मोहब्बत में बड़ा फ़र्क होता है। इश्क टेम्परेरी होता है, एक कैफियत का नाम है, लेकिन मोहब्बत सदा रहती है। मोहब्बत की जो फीलिंग्स हैं वो अलग हैं। मतलब उन्होंने ये बताते बताते किस्सा कुछ यूँ बताया है कि मैं आज आपके प्रोग्राम में ये बता दूं कि मेरी मोहब्बत कौन है। मैं ये समझा कि वो एक बार फिर से कहेंगी कि जमाल शाह मेरी मोहब्बत है, जमाल शाह से मैं हमेशा से मोहब्बत करती आई हूँ और मैं उनको भूल नहीं सकी। लेकिन कहानी उन्होंने कुछ और सुनाई। उन्होंने कहा, मैं मोहब्बत करती हूँ आज भी। एक फ़लस्तीन के पायलट थे, यासिर अराफात। उन्होंने कहा पहले मैंने सुना यासिर अराफात। उन्होंने कहा यासिर अराफात के जो पायलट थे वो मेरे फ्यांसी थे, उनसे मुझे मोहब्बत थी। अब ये सुनकर और सब हैरान हो गए कि हम सब तो ये समझते रहे इनकी मोहब्बत तो जमाल शाह है, लेकिन उन्होंने ये बताया कि वो मोहम्मद नामी पायलट थे जिनसे इनको बहुत मोहब्बत थी। और एक वक्त ऐसा आया कि जब यासिर अराफात और बहुत VIP लोग जो है उस जहाज़ में जा रहे थे और जहाज़ जो है किसी फ़नी खराबी की वजह से गिराना पड़ा, क्रैश करना पड़ा, तो उन्होंने क्या किया, यासिर अराफात को बचाने के लिए सारे कंबल, तकिए, सब कुछ लपेट कर उनको वॉशरूम में बंद किया और कहा कि सर मैं जहाज़ यूं ज़मीन की तरफ लेके जाऊंगा, जो जहाज़ का मुंह था, जो नोक थी, वो लेके जाऊंगा, जिसकी वजह से आप बच जाएंगे। तो उन्होंने ये किस्सा सुनाया कि वो इतने दिलेर थे कि वो जहाज़ को यूं ज़मीन की तरफ लेकर गए। जैसे ही वो ज़मीन से टकराया तो जो जहाज़ की दुम थी, टेल थी, वो टूट गई, जिसकी वजह से अगला हिस्सा तबाह हो गया और पिछला हिस्सा बच गया, जिसकी वजह से यासिर अराफात भी बच गए। लेकिन मेरे जो फ्यांसी थे वो शहीद हो गए। वो कहते हैं कि वो उनमें से जो को पायलट और बाकी लोग थे उनकी जगह पे डेथ हो गई थी, लेकिन इनकी एम्बुलेंस में हुई थी। एम्बुलेंस में भी नहीं, जब इनको हॉस्पिटल में लेके जा रहे थे तो इनकी आखिरी सांसें चल रही थी, तो इन्होंने अपने दोस्त को एक लॉकेट उतार कर दिया जो कि मैंने बना कर दिया था। उस पर हमारी शादी की डेट मेंशन थी और हमारी शादी होने वाली थी। तो आखिरी जो लम्हात थे उन्होंने वो उतार कर अपने दोस्त को दिया और मेरा नाम बताया कि मुझे ये पहुंचाना है। और फिर कई साल गुजर गए, वो मुझे ढूंढते रहे और आखिरकार मिसबा जो उनकी दोस्त हैं उनके ज़रिए उनसे उनकी मुलाकात करवाई गई और वो जो अमानत थी वो अब आकर इनके पास आई। तो ये किस्सा उन्होंने सुनाया। ये किस्सा सुनकर लोगों ने कहा कि कुछ लोगों को बड़ा अच्छा लगा कि कैसी मोहब्बत, सच्ची मोहब्बत,
और इस तरह की बातें कि यार मोहब्बत तो फिर मोहब्बत होती है। खैर इश्क तो हमें तो ये समझ आता था कि इश्क एक नेक्स्ट, मोहब्बत के बाद एक नेक्स्ट लेवल होता है, जो मोहब्बत आपके खून में रच बस जाती है, आपके दिलो दिमाग में रच बस जाती है और आपको दुनिया में कोई नज़र नहीं आता, सिर्फ आपको एक ही चीज़ नज़र आती है और वो ये होती है कि बस मैं जिस इंसान को चाहता हूँ उसके बिना ना मैं जी सकता हूँ ना रह सकता हूँ, वही मेरा सब कुछ है। मैं तो ये समझता हूँ कि मोहब्बत जब अपने अरूज पर पहुँचती है तो फिर इश्क तारी होता है और इश्क फिर आपको खूब नचाता है। मतलब आप जिससे इश्क करते हैं वो इश्क इस हद तक चला जाता है कि मोहब्बत उससे बहुत पीछे रह जाती है। बहरहाल वो ये बताती थी, उन्होंने ये बताया अपने प्रोग्राम में कि बस वो मोहब्बत आज भी वैसी है उस शख्स से जो शहीद हो गया, और जाते हुए आखिरी लम्हात में, आखिरी सांसों में भी उसने मुझे याद किया। तो ये किस्सा सुनने के बाद कुछ लोगों को बहुत अच्छा लगा। मैं ये कहना चाह रहा था कि कुछ लोगों को ये सिर्फ क्लिक बेट के तौर पर, क्योंकि इमरान अशरफ के शो के हवाले से जितने भी लोग वहाँ पर शो करके आते हैं, जितने भी लोग जाते हैं, वो ये कहते हैं कि इमरान अशरफ पहले से कहता है कि भाई कुछ ऐसा चाहिए मुझे, कुछ भी ऐसा चाहिए जो वायरल हो सके, कोई ऐसा किस्सा, कोई ऐसी बात, कोई ऐसी कहानी, वो हमें लाजमी चाहिए। क्योंकि ज़ाहिर है आप किसी भी बड़े एक्टर को बुलाते हैं, उसको लाख, 1.5 लाख, 50,000 कुछ भी देते हैं, कराची से बुलाते हैं तो वो बायर आता है, उसके टिकट्स हैं, सारी चीज़ें हैं, तो वो चाहते हैं कि कोई ना कोई ऐसा गेस्ट आए जिसका कोई किस्सा, कोई बात ऐसी वायरल हो जिससे हमें कुछ अर्न हो, पैसा कमाए। बहरहाल चलें, ये किस्सा हमने सुना, आपके सामने रखा। अब आप लोगों को क्या लगता है, क्या ये किस्सा सुनकर आपको लगता है कि मोहब्बत और इश्क में कोई फ़र्क होता है और इतनी मोहब्बत? चलें, बहरहाल इस बारे में अब आप लोगों की क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। खैर चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं मिस मीरा जी की नौकरानी के बारे में, मेड के बारे में, जिन्होंने पहले वीडियो ये आई कि मीरा ने उन पर तशद्दुद किया है, उनके मुंह पे निशानात थे, मीरा ने उनको मारा है, उनको गालियां दी हैं, बहुत बुरा भला कहा। फिर उनके घर के बाहर की वीडियो भी आ गई। ये सारी वीडियोस जब सामने आई तो उसके कुछ ही देर के बाद उन्होंने FIR भी कटवा दी। FIR कटवाने के बाद वो मैडम सामने आती हैं जो ये कंप्लेन कर रही थी कि मुझे मारा, उनकी जो मेड है वो सामने आती हैं और फिर कहती हैं कि मेरी और मैडम मीरा की कभी कोई लड़ाई नहीं हुई, बाजी मीरा की, मैं तो कब से उनके पास काम कर रही हूँ, ये जो वीडियोस आई हैं ये AI हैं। भाई AI वीडियोस हो गई, लेकिन ये जो FIR है वो कहाँ से AI होगी? अब समझने की बात यह है कि जिन लोगों ने इनको ये समझाया कि ये AI वीडियो है, उनको अभी तक खुद भी AI का बिल्कुल नहीं पता, और ये जो मेड है इनको भी मेरा ख्याल है AI का नहीं पता कि AI से चलो वीडियोस तो बना ली, FIR तक कंप्लेन किने कराई है। हैरत की बात है ना। मतलब आप ये तो चले समझ में आती है ना कि किसी ने मीरा के साथ जेलसी में ये सब कुछ कर दिया। अच्छा, मेरे ज़राए के मुताबिक मैंने जो खबर ली, जो बातचीत, वो ये है कि मीरा जो है आजकल बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है, क्योंकि जिस फिल्म को उन्होंने 4 करोड़ का प्रोड्यूसर को कहकर वो फिल्म बनवाई थी, वो फिल्म इस वक्त 10 करोड़ से ज़्यादा का बजट खा चुकी है और वो फिल्म बुरी तरह से फ्लॉप हो गई है। उस फिल्म यानी कि साइको के जो प्रोड्यूसर हैं वो अपना बोरिया बिस्तरा बांध कर फिल्म स्टार मीरा के घर में ही आ गए हैं और वहीं पर उन्होंने अपना ऑफिस बना लिया है। ज़रा ये कहते हैं इस वजह से मीरा बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, और वो ये कहते हैं कि भाई साहब आपने इतने पैसे लगवाए हैं फिल्म पर तो पूरा तो करवाएं। आप वो फिल्म जो कि 2-3 दिन से भी कम टाइम में सिनेमा घरों से उतर गई थी, आप लोग बहुत तंग हैं। जब मैंने इस पर रिसर्च करना शुरू की, बात करना शुरू की कुछ लोगों से, तो उन्होंने कहा कि ये वाकया कोई पहली बार तो नहीं है। इनके घर में जो ड्राइवर हैं, मैनेजर हैं, जो खानसामा है, कोई भी है, सबको मीरा गुस्से में कुछ ना कुछ बोलती है। इवन के मीरा को जिन्होंने बनाया, मीरा को जिन्होंने नाम दिया, काम दिया, इंडस्ट्री में इंट्रोड्यूस करवाया, वो उनसे भी पिछले दिनों लड़ पड़ी हैं। और उनका नाम आई थिंक जरार रिजवी है, जिन्हें स्टार मेकर कहा जाता है। बताने वाले ये भी बताते हैं कि
उनके साथ भी लड़ाई, हर जगह पर लड़ाई, ड्राइवर के साथ लड़ाई। और कहते हैं कि ये जो फिल्म बनी है साइको, आने वाले वक्त में अगर इनको ट्रीटमेंट ना दिया गया, इनका ख्याल ना रखा गया, तो ऐसा भी मुमकिन है कि मीरा रोडों पर फिर रही और पीछे आवाज़ें लगेंगी साइको। और ये जो बातें मैं आपको कर रहा हूँ कि ये कोई मतलब ऐसी फजूल बातें नहीं है, बड़ी ख़ास और अहम बातें हैं। और मैं आपको ये बात सच बता रहा हूँ, मुझे जहाँ जहाँ से ये खबरें मिली हैं वो ये हैं कि आजकल वो बहुत परेशान है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। और ये जब लड़ाइयाँ कर लेती हैं तो इन लड़ाइयों को निपटाने के लिए मीरा जी की जो वालदा हैं वो आगे आती हैं और वो फिर कहती हैं कि बेटा गलती होगी, बच्ची है। अब लोग ये कहते हैं 60 साल की मीरा जो है वो बच्ची है। भाई उनकी वालदा कहती हैं बच्ची है, माफ़ कर दें, बच्ची है, गलती हो गई। इसी तरह इस मेड को भी उन्होंने ही जो है समझाया और कहा कि तुम बोलो AI वीडियो है, वो AI से बनी हुई है। तो फिर लोग इतने पागल अन्य थे है नहीं कि AI और ओरिजिनल वीडियो फ़र्क ना देख सकन, समझ सकन। बहरहाल इस बारे में आप लोग क्या कहते हैं? मैं तो यही कहूँगा कि भाई उनके जहन पे जितना प्रेशर जो कुछ भी है, उनको फौरी एक अच्छे डॉक्टर को चेक करवाया जाए, क्योंकि ये पहले लंदन या अमेरिका में भी, सॉरी लंदन में नहीं, अमेरिका में भी इनको एक बार पागल खाने में जमा करवाया जा चुका है, वहाँ पर इनका इलाज कराया जा चुका है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर कोई इनके आसपास बैठने वाला इनका कोई दोस्त है तो उनको जल्द से जल्द उनकी मेडिसिन स्टार्ट करवाई जाए, ताकि आने वाले वक्त में कहीं वो रोडों पर पागलों की तरह ना फिरें। तो अल्लाह ताला उन पर रहम फरमाए। आप इस बारे में क्या कहते हैं? अगर आपने ये सारी वीडियोस देखी है तो आप लोगों को क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।